एक नेता जिसके नाम भारत की संसद में लगातार 50 साल बैठने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो भारत के दलित शोषित समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद की सरकारों में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनके रक्षा मंत्री रहते हुए भारत ने पाकिस्तान को 1971 की जंग में हराया था। इनका सियासी कद और लोकप्रियता कुछ इस तरह की थी कि नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेता भी इनके पास आगे से चलकर आते थे। 70 के दशक में हर ओर चर्चाएं जोरों पर थी कि ये नेता भारत का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना ही बनकर रह गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाबू जगजीवन राम की। हो सकता है कि शायद आप इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन 70 के दशक में बाबू जगजीवन राम एक बड़ा सियासी चेहरा थे। लेकिन अब एक सवाल जो आपके दिमाग में खलबली मचा रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल कुछ अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों के चलते बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। अब ये तस्वीरें किसकी थी और किसके साथ ली गई थी और इनको लेने के पीछे का कारण क्या था, ये जानने से पहले आपको बाबू जगजीवन राम के आरंभिक जीवन से रूबरू करवा देते हैं। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर के चंदवा गांव में हुआ था। उन्हें जन्म से ही आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था। उनके पिता शोभा राम एक किसान थे, जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। हालांकि उनकी जल्दी ही मौत हो गई थी, जिसके चलते उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा था। बाबू जगजीवन राम की पढ़ाई की शुरुआत इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी, लेकिन स्कूली जीवन में उन्हें जातिगत भेदभाव का बुरी तरह से सामना करना पड़ा। दरअसल उनके स्कूल में उनके समाज के लोगों और बच्चों के लिए पानी पीने का अलग से बर्तन रखवा दिया गया था, जिसका जगजीवन राम ने जमकर विरोध किया और आखिरकार विद्यालय प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा। इसके बाद पानी पीने के लिए सभी के लिए एक ही घड़े की व्यवस्था करवा दी गई। इसके बाद उच्च अध्ययन के लिए वे कलकत्ता चले गए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम करने का उन्हें मौका मिला। यहीं पर उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी हुई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा साल 1928 में करवाई गई एक मजदूर रैली में भी जगजीवन राम ने एक बड़ा रोल निभाया था। इसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में भी पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। साल 1936 में 28 साल की उम्र में जगजीवन राम को बिहार विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा मिल चुकी थी। इसके बाद साल 1937 में वो डिप्रेस्ड क्लास लीग के नेता के तौर पर बिहार विधानसभा में एक ग्रामीण सीट से निर्विरोध चुने गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चुनाव में बाबू जगजीवन राम के साथ साथ इस पार्टी के 14 विधायक और जीते थे। इसलिए कांग्रेस ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और उन सभी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद हिंदू महासभा के एक सेशन के दौरान बाबू जगजीवन राम ने मंदिरों और कुओं को दलितों के लिए भी खोलने का प्रस्ताव पेश किया। ये उस समय की बड़ी और चारों तरफ हलचल मचा देने वाली घटना थी, क्योंकि जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आलोचना करके किया था, वही काम जगजीवन राम ने विपक्षी लोगों के बीच में जाकर करने की कोशिश की थी। इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया और तमाम नेताओं के साथ जगजीवन राम को भी जेल में जाना पड़ा। लेकिन इस काली रात के बाद एक नया सवेरा आया, जब साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी। अस्थायी तौर पर बनी सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। इन्हें लेबर मिनिस्टर का पद सौंपा गया था। लेबर मिनिस्टर का पद मिलते ही जगजीवन राम ने भारत में मजदूरों की समस्याओं को लेकर कानून बनाने की शुरुआत कर दी। उन्होंने मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कानून बनाए, जिसके बाद वो जनता के बीच में एक लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी मजदूरों के हितों के लिए काम कर रहे थे, पर पेमेंट, इंश्योरेंस, बोनस और बाकी कुछ ऐसे ही मुद्दों से जुड़े हुए कानून बनाने का जो काम जगजीवन राम ने किया था, वो कोई और नहीं कर पाया था। ये उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कामों का ही परिणाम था कि इसके बाद उन्हें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया। इसके बाद वो नेहरू की सरकार में कम्युनिकेशन मंत्री, ट्रांसपोर्ट और रेलवे मंत्री भी रहे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इसमें भी कई महत्वपूर्ण और बड़े पद जगजीवन राम को सौंपे गए। कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की हरित क्रांति में भी उनका बहुमूल्य योगदान था। लेकिन साल 1969 में कांग्रेस पार्टी में कुछ अनबन हुई और वो 2 धड़ों में विभाजित हो गई। जगजीवन राम ने इंदिरा गांधी वाले खेमे में जाने का फैसला लिया। इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इनकी हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो रुतबा मोदी सरकार में अमित शाह के पास है, कुछ ऐसा ही रुतबा इंदिरा सरकार में जगजीवन राम के पास हुआ करता था। साल 1970 से लेकर 1974 तक उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम किया। इनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के निर्माण में भी इनका एक बड़ा योगदान था। लेकिन साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इमरजेंसी के बाद होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने साल 1977 में जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक नई पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी को कांग्रेस के जिस नेता से सबसे ज्यादा डर था, वो जगजीवन राम ही थे। जनवरी 1977 में जैसे ही ये घोषणा हुई कि मार्च में चुनाव होंगे, तो जनता पार्टी के नेता निराशा से भरे हुए थे। लेकिन फरवरी में जगजीवन राम के पार्टी से जुड़ते ही सारे नेता उत्साह से भर गए, क्योंकि अब एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ रहा था। लेकिन इंदिरा
गांधी को इससे गहरा धक्का लगा। उन्हें समझ आ चुका था कि जगजीवन राम का जाना उनकी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। चुनाव के कुछ दिन पहले जगजीवन राम को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करना था। इस सभा में बहुत ही ज्यादा लोगों के आने की संभावना थी, तो इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर ऋषि कपूर की नई फिल्म बॉबी को चलवा दिया। कांग्रेस को लगा कि जनता फिल्म देखने के लिए घर पर ही रुकी रहेगी, क्योंकि उस वक्त दूरदर्शन पर नई फिल्म का आना एक असंभव सी चीज थी। लेकिन इंदिरा गांधी की ये चालाकी विफल रही और सभा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई। अगले ही दिन अखबारों में हेडलाइन छपी कि बाबू बीट्स बॉबी, यानी बाबू ने बॉबी को हरा दिया। चुनाव हुए और जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और वजह थी सेक्स स्कैंडल। दरअसल जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की उनकी प्रेमिका के साथ कुछ तस्वीरें सूर्या नाम की एक मैगजीन में छापी गई थी। इन तस्वीरों में सुरेश अपनी सुषमा नाम की प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिख रहे थे। सुषमा की उम्र उस समय मात्र 21 साल थी और वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी, जबकि सुरेश पहले से ही शादीशुदा थे और ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। जैसे ये तस्वीरें मैगजीन में आई तो इससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ कि सियासी तौर पर उस वक्त के सबसे मजबूत नेता जगजीवन राम अचानक ही बेहद कमजोर हो गई। इन तस्वीरों के सामने आते ही जगजीवन राम की बुरी तरह से फजीहत हुई और उनका जनता और सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया। ये उस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था। इस घटना के बाद जगजीवन राम के परवान चढ़ते हुए राजनीतिक करियर को ग्रहण लगना शुरू हो गया। हालांकि इस घटना के बाद सुरेश ने सुषमा से शादी भी कर ली थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक जगजीवन राम का राजनीतिक करियर अपने समय के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका था और वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। कभी उनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। हालांकि उनकी इस हालत के पीछे का जिम्मेदार इंदिरा गांधी को भी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया था, क्योंकि जिस मैगजीन में इन तस्वीरों को छापा गया था उसकी संपादक इंदिरा गांधी की बहू और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जगजीवन राम के बढ़ते हुए रुतबे और प्रभाव से चिंतित थी। उन्हें अपने राजनीतिक करियर के खत्म होने का डर सता रहा था, इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत ही ये सब किया गया। आग की तरह फैल रही इन अटकलों को पुख्ता होने की गति तब मिली जब उस समय के मशहूर पत्रकार और कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के संपादक खुशवंत सिंह ने एक घटना को उजागर किया। दरअसल उस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक दोपहर जब वो नेशनल हेराल्ड के अपने ऑफिस में पहुंचे तो मेज पर उन्हें एक लिफाफा पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने इस लिफाफे को खोला तो उसमें कई अश्लील तस्वीरें थी। उनका कहना था कि कामसूत्र में तो 64 तस्वीरें होती है, पर यहाँ सिर्फ 10 ही थी। लेकिन जब उन्होंने इन तस्वीरों को गौर से देखा तो उन्हें देखते ही वो पहचान गई कि तस्वीरों में जो शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम है। खुशवंत सिंह उस समय मैगजीन सूर्या के कंसल्टेंट एडिटर भी थे। उन्हें कहा गया कि वो इन तस्वीरों को मैगजीन में छाप दे, लेकिन किसी के निजी जीवन का मामला मानते हुए उन्होंने इन तस्वीरों को छापने से साफ मना कर दिया। बाद में जगजीवन राम से भी संपर्क कर ये कहा गया कि या तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं या फिर इन तस्वीरों को मैगजीन में छाप दिया जाएगा। शुरुआत में तो जगजीवन राम ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए हामी भर दी, लेकिन जैसे जैसे उनके सामने इंदिरा गांधी की मांगे बढ़ती गई तो उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले को बदल दिया और उनके ऐसा करने के अगले ही दिन सूर्या मैगजीन में उनके बेटे की अपनी प्रेमिका सुषमा के साथ शारीरिक संबंध वाली नग्न तस्वीरों को छाप दिया गया। बस इसके बाद तो सियासी गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया था। हर तरफ बस इसी बात के चर्चे थे। हालांकि इसके जवाब में सुरेश ने ये कहते हुए अपना बचाव भी करने की कोशिश की थी कि उन्होंने ये सब नहीं किया, ये सब एक साजिश के तहत किया गया है। एक दिन वो अपनी महिला मित्र के साथ कार से घूम रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और बेहोशी की हालत में उनसे ये सब करवाया गया। लेकिन अफसोस इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद जगजीवन राम जनता और सियासी नेताओं का विश्वास नहीं जीत पाए। हालांकि बाद में खुशवंत सिंह ने ये भी कहा था कि ये तस्वीरें ऐसी थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनमें सुरेश और सुषमा ने जानबूझकर पोज दिए हों। कमरे में शायद सेल्फ टाइमर वाला कैमरा लगा हुआ था और दोनों को पता था कि ये तस्वीरें ली जा रही हैं। लेकिन ये मामला सामने आने के बाद जगजीवन राम का सियासी करियर पूरी तरह से डूब गया था और फाइनली जब किसी ने साथ नहीं दिया तो साल 1980 में उन्होंने कांग्रेस जे नाम से अपनी एक नई पार्टी भी बनाई थी। लेकिन नई पार्टी भी उनके राजनीतिक करियर की डूबी हुई नाव को किनारे तक नहीं पहुंचा पाई और अंततः 6 जुलाई 1986 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये कोई सोची समझी साजिश थी जिसके तहत एक योग्य नेता को भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने से रोका गया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।